प्यारे बच्चों, क्लास 12th एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है। हम लोग ग्रुप बी समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त कर लिया है। अब हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं जो चैप्टर फर्स्ट से है। चैप्टर फर्स्ट है आपका समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक एजेंट का मतलब होता है जो पैसा कौड़ी कमाने का जो निर्णय लेता है वही आर्थिक एजेंट कहलाता है। तो यहाँ है आर्थिक एजेंट से तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे उपभोक्ता, सरकार, निगम तथा बैंक आदि। मतलब जो पैसा से संबंधित निर्णय लेंगे वही सब आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। दूसरा है पारिवारिक क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो पारिवारिक क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, उसके पास संसाधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, ये सभी परिवार क्षेत्र के पास वो होते हैं जो विभिन्न फर्मों को क्या करते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किताबी भाषा में देखते हैं कि पारिवारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के वैसे क्षेत्र हैं जो अन्य क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है तथा आय उपार्जन कर उपभोग पर व्यय करती है अथवा बचत करती है और कर अदा करती है। मतलब सेवाएं प्रदान करती है, उससे जो आय होगा उसको व्यय करती है, सरकार को टैक्स भी देती है और बचत भी करती है। ये सभी परिवार क्षेत्र में होते हैं। तीसरा है समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? तो अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला नंबर पर होता है परिवार क्षेत्र, दूसरा पर होता है आपका फर्म, तीसरा पर होता है आपका सरकार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र बोल सकते हैं, और चौथा जो होता है वो होता है बाह्य क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र होते हैं। फिर है समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। समष्टि मतलब होता है व्यापक, व्यापक मतलब बड़ा, और अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा है, जैसे बेरोजगारी का निर्धारण, गरीबी का निर्धारण, ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो होगा वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। फिर है समष्टि अर्थशास्त्र में किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल उपभोग, राष्ट्रीय आय तथा समान कीमत स्तर आदि। ये सभी का अध्ययन जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। छठा है परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत में किन बातों की प्रधानता पाई जाती है? परंपरावादी अर्थशास्त्री मतलब होता है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या पुराने अर्थशास्त्री। तो उनका सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत क्या है? तो यहाँ कह रहा है कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत का प्राबल्य था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करते रहेंगे। कहने मतलब है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जेबी शेख का कहा हुआ बात है। कहने मतलब है कि जो भी है उत्पादन होगा वो सारा बिक जाएगा, आपका कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या रहेगा, रोजगार रहेगा। अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो अर्थव्यवस्था में रोजगार रहेगा और पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन कर लेगी। ये मानना था परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी देशों में उत्पादन के साधन कारक का आय सृजन प्रक्रिया को बताएं। तो पूंजीवादी देशों में उत्पादन के साधन अपनी आय का सृजन उत्पादन की प्रक्रिया एवं उससे प्राप्त निर्गत को बाजार में बेचकर करते हैं। कहने मतलब है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय सृजन कैसे होता है? तो जो भी वो उत्पादन करते हैं उसको बेचते हैं और उसी से अपना आय को सृजित करते हैं, मतलब कमाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। व्यष्टि मतलब होता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना, और समष्टि अर्थशास्त्र होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करना। फिर भी हम लोग किताबी भाषा में देखते क्या क्या लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, तो इसका संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से है, जैसे एक उपभोक्ता का अध्ययन, एक फर्म, एक उद्योग आदि। इसके मुख्य उपकरण मांग तथा पूर्ति हैं। मतलब
मुख्य उपकरण मांग आपूर्ति क्या कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो मूल्य का निर्धारण जो होता है वो मांग आपूर्ति से होता है, इसलिए इसका उपकरण मांग आपूर्ति होगा। फिर है तीसरा, इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा, इसके सिद्धांत तथा नियम के लिए पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति आदि मान्यताएं स्वीकार की जाती है। ये था व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग देखते हैं क्या है। तो यह उन सिद्धांतों, समस्याओं तथा नीतियों का अध्ययन करता है जो पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में सहायक होते हैं। फिर है, इसके मुख्य उपकरण जो होते हैं वो सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, सामूहिक बचत तथा निवेश आदि होते हैं। यहाँ सब सामूहिक है, मतलब समूह का अध्ययन होगा, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यापक अध्ययन करता है। फिर तीसरा अंतर है, इसे आय तथा रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है, इसमें साधनों का आवंटन आय का वितरण को दी हुई माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को लिखिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जो है वो एडम सॉरी जे एम केन्स को माना गया है। तो उसका क्या महत्व है। तो पहला महत्व है कि आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में सहायक है। तो 1929 के महामंदी के पहले के आर्थिक सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित था। मतलब पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व ज़्यादा था, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व नहीं था। लेकिन महामंदी को दूर करने के लिए जे एम केन्स ने अपनी किताब लिखा था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और उसके माध्यम से बोला कि हम लोग प्रभावपूर्ण मांग बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं और महामंदी को समाप्त कर सकते हैं। तब समष्टि अर्थशास्त्र का फिर महत्व और चलन बढ़ गया। तो परंतु अब यहाँ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित था, परंतु आर्थिक महामंदी के पश्चात जब नए सिद्धांत प्रचलन में आए तो व्यक्तिगत आर्थिक सिद्धांतों का महत्व कम हो गया। मंदी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, समान मजदूरी स्तर आदि के अध्ययन के लिए समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका बढ़ गई। मतलब मंदी का अध्ययन करना, बेरोजगारी का अध्ययन करना, मतलब व्यापक पैमाने पर सारा चीज़ का अध्ययन करना, क्या समस्या है तभी उसका निदान होगा। तो जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता था, उसके बाद उससे जब महामंदी आया तो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ गया। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग व्यापक अध्ययन करते हैं, व्यापक समस्या और व्यापक समाधान की तलाश करते हैं। फिर दूसरा इसका महत्व है कि आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में ऐसी समस्याएं पाई जाती है जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ होता है, जैसे बेरोजगारी की समस्या, मुद्रास्फीति का नियंत्रण, राष्ट्रीय आय के स्तर में वृद्धि आदि। इस प्रकार की समस्याओं के अध्ययन तथा नीति निर्माण समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो ये इसका महत्व है। तो मुख्य महत्व को पॉइंट में याद रखिएगा, डील अपने से कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होता है, और दूसरा आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी सहायक होता है। तीसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और वह अपने लाभ के लिए उत्पादन कार्य करते हैं। फिर भी इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। दूसरा, बाजार में निर्गत को बेचने के लिए ही उत्पादन किया जाता है। मतलब जो बाजार में सामान बेचने के लिए ही उत्पादन किया जाता है। श्रम सेवाओं का क्रय विक्रय एक कीमत पर होता है, इस कीमत को मजदूरी दर कहा जाता है। फिर है चौथा, उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। और पांचवा, उत्पत्ति के साधनों पर जिन व्यक्तियों का अधिकार होता है वे सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करें। तो हम लोग जान रहे हैं चार क्षेत्र कौन है। तो पहला है आपका परिवार, दूसरा है आपका फर्म, तीसरा है सरकार और चौथा है विदेशी क्षेत्रक या बाह्य क्षेत्रक भी बोल सकते हैं। अब यहाँ एक एक करके वर्णन है। सबसे पहले परिवार क्षेत्र का वर्णन होना चाहिए था, लेकिन इसमें पहले फर्म का वर्णन किया गया है। तो फर्म में क्या है, तो उत्पादक इकाइयों को फर्म कहा जाता है। मतलब जो उत्पादन करते हैं उन्हीं को हम लोग फर्म कहेंगे। फर्म में उद्यमी प्रमुख होता है। मतलब फर्म में उद्यमी मतलब जो साहसी होता है, नियोक्ता होता है या जो मालिक होता है वो क्या होता है, उद्यमी कहलाता है। वे उत्पादन आगतों को किराए पर लेकर उत्पादन कार्य करते हैं।
मतलब उत्पादन आगत क्या हो गया, तो भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध जो हो गया वो उत्पादन आगत कहलाएगा। और इन सब से मिलाकर वो क्या करते हैं, उत्पादन कार्य को करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में वह जोखिम तथा अनिश्चितताओं का वहन करता है। मतलब कि अगर वो सामान बनाया और नहीं बिका तो उसको तो घाटा हो जाएगा, तो इसीलिए वो जोखिम भी उठाता है और अनिश्चितता का वहन भी करता है कि अगर हम जो सामान बना रहे हैं वो कितना में बिकेगा, नहीं बिकेगा, क्या होगा। तो इन सब चीज़ का वहन वो करता है। कौन करता है, उद्यमी। तो ये किस में होगा, फर्म में। फिर है राज्य या सरकार, इसका काम क्या है, तो यह क्षेत्र कानून बनाता है, उन्हें लागू करता है और न्याय करता है। कई स्थानों पर उत्पादन का कार्य भी करता है। सरकार कर लगाती है और कल्याणकारी कार्य पर व्यय करती है। मतलब सरकार का मुख्य काम क्या है कि परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र के बीच पैसा का बैलेंस रखता है। यदि फर्म के पास पैसा कम हो तो उसको अनुदान देता है, यदि इसके पास पैसा ज़्यादा हो तो उससे पर टैक्स लगा देता है। परिवार क्षेत्र के पास पैसा कम हो तो उसको हस्तांतरण भुगतान करता है, और यदि इसके पास पैसा ज़्यादा तो इस पर टैक्स लगा के ले लेता है। तो ये सारे काम है सो राज्य या सरकार करते हैं। उसके बाद है परिवार क्षेत्र। तो परिवार का अभिप्राय एक व्यक्ति से है जो अपने उपभोग के विषय में निर्णय लेता है। परिवार के कुछ लोग सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में कार्य करते हैं और कार्य के बदले में मजदूरी तथा वेतन लेते हैं। वे कर देते हैं, उपभोग तथा बचत करते हैं। उसके बाद है बाह्य क्षेत्र। तो बाह्य क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के व्यापार से संबंधित है। दूसरे देशों से व्यापार के दूसरे देशों से व्यापार के दो रूप है। पहला वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात तथा निर्यात, और दूसरा है पूंजी का दूसरे देशों को बाह्य प्रवाह तथा दूसरे देशों में अंतर प्रवाह करना। पांचवा क्वेश्चन है आपका, 1929 की महामंदी का वर्णन करें। तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मिनाई किन्स ने, ऐसे जॉन मिनार्ड किन्स है, से पूर्व अर्थशास्त्रियों का मत था कि सब कर्मचारियों को जो कार्य करने के लिए तैयार है नौकरी मिलेगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। इन अर्थशास्त्रियों को परंपरावादी अर्थशास्त्री कहा जाता है। परंतु 1929 तथा इसके बाद के वर्षों में विश्व में महामंदी आई। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन तथा रोजगार में गिरावट आई, जिससे विश्व के अन्य देश काफ़ी प्रभावित हुए। बाजार में मांग कम हो गई थी, कई कारखाने बंद हो गए, कर्मचारियों को नौकरियों से निकाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 के बीच बेरोजगारी की दर में वृद्धि 3% से 25% हो गई। इसी अवधि में समग्र उत्पादन 33% कम हुआ। सामूहिक रूप से इन सभी को 1929 की महामंदी कहा जाता है। मतलब जो भी उत्पादक उत्पादन करता था वो बिकता ही नहीं था, सबको घाटा हो रहा था। अब जब मालिक को फायदा नहीं होगा तो वो कर्मचारी की छटनी करना शुरू कर देगा और लास्ट में दुकान बंद कर देगा। तो ये सारी स्थिति जो थी वो महामंदी में हुई थी। तो बच्चों यह था चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक का हल। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।